27 मार्च को हैदराबाद की एक अदालत ने एक मुकदमे में फैसला सुनाया और कमाल की बात यह रही कि महज 1.5 से पौने 2 साल के अंदर ही फैसला आ गया। पुजारी की वेशभूषा, मासूमियत से भरी आंखें और खुद पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराने वाला इंसान पर किसी को क्या पता था कि वो ही कातिल हो सकता है। पुलिस को गुमराह करने का उसका पूरा प्लान था, लेकिन 21 किलोमीटर के इस सफर में छुपे 3 किलोमीटर के झूठ ने उसे फंसा दिया। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। तारीख थी 5 जून 2023। अय्यागिरी साईं कृष्ण नाम का एक पुजारी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शाम के वक्त पहुंचता है। अचानक वहां पहुंचने के बावजूद वह पुजारी के वेश में ही था। उसने पुलिस को कहा कि उसकी भांजी कृगति अप्सरा गायब है, उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा है, इसलिए वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर ली। उसने जो रिपोर्ट में लिखवाई उसमें बताया कि अय्यागिरी की उम्र 36 साल है और अप्सरा की उम्र 29 साल थी। कृष्ण ने बताया कि 3 जून की रात वह अप्सरा के घर गया था। अप्सरा शमशाबाद हैदराबाद में ही रहती थी। वह उसे अपनी गाड़ी में ड्राइविंग के लिए ले गया था, लेकिन उसे वापस घर नहीं छोड़ना था बल्कि किसी और जगह छोड़ना था, क्योंकि वहां से अप्सरा को आगे कहीं और जाना था। कृष्ण ने बताया कि उसने रात 9 बजे अप्सरा को पिक किया था और 10:30-11 बजे उसे एक जगह पर ड्रॉप किया था, फिर अपने घर चला आया। घर जाने के बाद उसने अप्सरा को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। अगले दिन सुबह फिर फोन किया, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद अप्सरा के घर पहुंचा और उसकी मां से मिला। मां ने बताया कि अप्सरा पूरी रात घर नहीं आई है। उसके बाद कृष्ण और उसके परिवार वालों ने उसे रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर शाम को वह पुलिस स्टेशन पहुंचा, जो कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही था। इसके बाद पुलिस ने अप्सरा की तलाश शुरू की। हैदराबाद जैसे शहर में 29 साल की लड़की का अचानक लापता होना चिंता का विषय था, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अब पुलिस ने सोचा कि किसी भी मामले में आखिरी गवाह, यानी वह शख्स जिसने आखिरी बार लापता व्यक्ति को देखा हो, बेहद अहम होता है। क्राइम सीन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आखिरी गवाह से सही तरह से पूछताछ करने पर कई अहम सुराग मिल सकते हैं। पुलिस को लगा कि अप्सरा के गायब होने की आखिरी गवाह वही था जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी, अय्यागिरी साईं कृष्ण। अब पुलिस के इंस्पेक्टर ने सोचा कि कृष्ण को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाए और उससे सही से पूछताछ की जाए, ताकि मामले की कड़ियां जोड़ी जा सके। जब पुलिस ने कृष्ण से दोबारा पूछताछ की तो उसने फिर वही कहानी दोहराई जो कि पहले ही बताया था। अब पुलिस ने यह पता लगाया कि कृष्ण कहाँ रहता है। पता चलता है कि वह सरूर नगर में रहता है और उसने अप्सरा को शमशाबाद में ड्रॉप किया था। पुलिस ने दोनों जगह के बीच की दूरी नापी, जो पहले 21 किलोमीटर निकली थी, लेकिन जांच में 31 किलोमीटर पाई गई। पुलिस ने उसके बयान को सच मानते हुए जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने सोचा कि उस रास्ते को खंगाला जाए जहां से अप्सरा कार में बैठी थी और जहां उसे ड्रॉप किया गया था। पूरा रास्ता 21 किलोमीटर लंबा था। जब पुलिस की टीम ने उस 21 किलोमीटर के रास्ते को बारीकी से छानने की कोशिश की तो रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी फुटेज निकाली गई। कृष्ण के पास जिस गाड़ी का नंबर था उसे ट्रैक किया गया। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की तो पहली चीज जो साफ हुई वह यह थी कि कृष्ण ने सरूर नगर इलाके से अप्सरा को उसी तारीख और समय पर उठाया था जो उसने पहले बताया था, 3 जून। सीसीटीवी फुटेज में कई ऐसे स्थान मिले जहां गाड़ी में 2 लोग साफ साफ दिख रहे थे। यह एक मजबूत सबूत था कि अप्सरा और कृष्ण एक साथ थे। लेकिन जब पुलिस ने उस स्थान पर फुटेज नहीं देखा जहां कृष्ण ने दावा किया था कि उसने अप्सरा को शमशाबाद के बाहरी इलाके में उतारा था, वहां एक अजीब बात सामने आई। सीसीटीवी कैमरों में उस जगह कृष्ण की गाड़ी दिखी ही नहीं। उसने पूरे रास्ते में करीब 2 से 3 किलोमीटर का एक ऐसा हिस्सा था जहां कृष्ण की गाड़ी ना तो कहीं एंटर करती थी और न ही एग्जिट, यानी इस इलाके में उसकी गाड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब पुलिस को शक हुआ, लेकिन उन्होंने बिना कोई शक जाहिर किए कृष्ण से दोबारा पूछताछ की। पुलिस ने उसे यह नहीं बताया कि सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। उन्होंने बस सवाल किया, क्या हो सकता है कि आप गलत याद कर रहे हो?
शायद आपने अप्सरा को कहीं और ड्रॉप किया हो, रात का वक्त होगा, हो सकता है आपको भ्रम हो गया हो। लेकिन कृष्ण अपने पहले बयान पर अडिग रहा। उसने दोबारा वही बात दोहराई, नहीं, मैंने उसे उसी जगह ड्रॉप किया था। अब पुलिस ने फिर से सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगालना शुरू किया। 21 किलोमीटर के पूरे रास्ते के कैमरे को कई कई बार देखा गया, लेकिन कृष्ण की गाड़ी उस इलाके में दाखिल होती ही नहीं है और ना ही निकलती दिखाई देती है। अब पुलिस का शक और गहरा गया। कृष्ण पर नजर रखी जाने लगी, उसकी गतिविधियों और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, और अतीत की जांच शुरू हुई। पुलिस को पता चलता है कि वह मंदिर का पुजारी था, एमबीए किया हुआ था, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी था। उसके पत्नी और 2 बच्चे थे और पत्नी से भी रिश्ते अच्छे थे। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था, ना ही कोई अवैध गतिविधियों में शामिल था। जांच में उसके बारे में कोई नकारात्मक चीज सामने नहीं आया। वह एक सीधा साधा आदमी लग रहा था, जिस पर संदेह करने की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी एक सवाल उठ रहा था कि अगर कृष्ण झूठ नहीं बोल रहा है तो फिर गाड़ी कैमरे में क्यों नहीं दिखी? अगर वह सच बोल रहा है कि उसने अप्सरा को ड्रॉप किया तो कैमरे में रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ? क्या वह सच कह रहा था लेकिन ड्रॉप करने की जगह के बारे में झूठ बोल रहा था? पुलिस को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। मोबाइल डेटा से भी कुछ हाथ नहीं लगा था, क्योंकि कृष्ण पहले ही मान चुका था कि वह अप्सरा के साथ था, यानी मोबाइल से कोई भी नया क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस एक ऐसी स्थिति में आकर रुक गई थी जहां सब कुछ मौजूद था, गवाह भी थे, शिकायतकर्ता भी थी, कहानी भी थी, लेकिन ठोस सबूत नहीं थे। अब सवाल था कि क्या कृष्ण सच कह रहा था या झूठ? काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने तय किया कि अब कृष्ण से पूछताछ एक शिकायतकर्ता की तरह नहीं बल्कि एक संदिग्ध की तरह की जाएगी। उसे फिर से थाने बुलाया गया, लेकिन बिना कोई शक जाहिर किए पुलिस ने उससे कहा कि वह अपनी कहानी फिर से दोहराए। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई घटना ताजा होता है तो आरोपी अपने बयान पर टिका रहता है, लेकिन अगर उसके मन में डर हो जाता है तो बार बार बयान बदलता है। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने अप्सरा को वहीं उतारा था जहां पहले बताया था? इस बार कृष्ण घबरा गया। उसे महसूस हुआ कि पुलिस को कुछ पता चल गया है। उसने अपना बयान बदलना शुरू कर दिया। कभी कहता है कि उसने वहां उतारा था, कभी कहता है कहीं और उतारा था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने सख्ती दिखाई। कुछ ही देर बाद कृष्ण टूट गया और सच उगलने लगा। पुलिस ने उससे कहा, अब हमें वहीं ले चलो जहां अप्सरा है। कृष्ण पुलिस को एक मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाके लेकर गया, वही मंदिर जहां वह पुजारी था। वहां एक मेन हॉल था, लेकिन उसकी सतह सीमेंट से पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। पुलिस ने मजदूरों और नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया। सीमेंट का प्लास्टर तोड़ा गया, मेन हॉल खोला गया। अंदर लोगों ने देखा और फिर एक लाश बाहर निकली। लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, वह अप्सरा ही थी। यह मामला साफ हो चुका कि अप्सरा का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी कृष्ण ने किया है जिसने उसकी गुमशुदगी की शिकायत लिखवाई थी। अप्सरा रिश्ते में कृष्ण की भांजी लगती थी। वह उसे मामा कहती थी, लेकिन उसकी उम्र में सिर्फ 6 और 7 साल का अंतर था। दोनों साथ बड़े हुए थे। अप्सरा की शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन पति ने आत्महत्या कर ली थी। वह कोयम्बटूर से हैदराबाद आकर अकेले रहने लगी। इसी बीच कृष्ण भी हैदराबाद आ गया और दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया, जो कि कई सालों तक चला। फिर अप्सरा ने कृष्ण पर दबाव डालना शुरू कर दिया, अपनी पत्नी को छोड़ो और मुझसे शादी करो। लेकिन कृष्ण इसके लिए तैयार नहीं था। इस बात को लेकर दोनों के बीच बार बार झगड़ा होने लगा। इसी झगड़े के चलते 3 जून को कृष्ण ने सोचा कि आखिरी बार अप्सरा को समझाने की कोशिश की जाए। उसने उसे गाड़ी में बिठाया, शमशाबाद के बाहरी इलाके में सुनसान जगह पर ले गया। कहा, हमारा रिश्ता ऐसे ही चल सकता है, लेकिन शादी नहीं हो सकती। अप्सरा भड़क गई, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। कृष्ण को गुस्सा आ गया। उसने वहीं एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अप्सरा के सिर पर मार दिया। अप्सरा वहीं ढेर हो गई। अप्सरा की लाश को गाड़ी में रखा और मंदिर के पीछे ले गया। उसे पता था कि वहां एक मेन हॉल है। उसने लाश को मेन हॉल में फेंक दिया। अगली सुबह मजदूर को बुलाकर मेन हॉल को सीमेंट से सील करवा दिया। फिर भी डर लगा कि बदबू आ सकती है, तो उसने अगले दिन दोबारा और सीमेंट लगवा दिया। कृष्ण को पता थे कि अगर वह चुप रहेगा
तो पुलिस को शक हो सकता है, इसलिए वह खुद अप्सरा की मां के पास गया और रिश्तेदारों में ढूंढने का नाटक किया और फिर खुद पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। यानी पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खुद ही केस फाइल किया, लेकिन आखिरकार उसका झूठ पकड़ा गया। 21 किलोमीटर के सफर में आखिरी 3 किलोमीटर का झूठ उसके सारे राज उगल दिए। इस केस ने हैदराबाद के अखबारों में सुर्खियां बना दी। 27 मार्च को हैदराबाद के सेशन कोर्ट ने अय्यागिरी साईं कृष्ण को अप्सरा की हत्या का दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, मतलब जब तक वह जिंदा है जेल में रहेगा। यह फैसला महज 1.5 से पौने 2 साल के अंदर आ गया। अगर हर मामले में इतनी जल्दी इंसाफ मिले तो अपराधियों में डर पैदा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।